चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित का जो शब्द है इसी से आपको पता चल गया होगा, ये मिक्स होगा। ठीक है, इसमें श्रेणी और समांतर दोनों होंगे। कुछ सेल श्रेणी में होंगे और फिर उनकी पंक्तियां समांतर में होंगी। मतलब समझिए कि सेलों को अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर उन उन सेलों की जो पंक्तियां होंगी उन पंक्तियों को समांतर क्रम में कर देंगे। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा तार है, ऐसे एक बड़ा सा तार है। ठीक, अब इस तार को ऐसे लेकर के आए, फिर मोड़ दिए। ठीक, यहां से ऐसे ला करके फिर ऐसे मोड़ दिए, फिर ऐसे मोड़ दिए, फिर ऐसे मोड़ दिए। तो ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये सब किस क्रम में हो गई? अगर इनके सभी पॉइंट को एक जगह हम जोड़ दें ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये पंक्तियां किस क्रम में हो गई? और इसमें जो सेल जुड़े हैं वो किस क्रम में है? तो इसका मतलब पंक्तियों में सेल श्रेणी क्रम में है और पंक्तियां समांतर क्रम में है। तो दोनों मिक्स हो गए कि नहीं हो गया? ठीक है, तो वही हमने कहा कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके पंक्तियों को समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो इसी को बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, अभी आपको फिगर से और स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देखिए। देखिए, हम क्या करेंगे, कुछ सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये बीच में सेल हैं, ठीक है, ये सभी सेल किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। हर सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक, अब इस तरह, अब देखिए पूरा एक पंक्ति हो गया। इसी तरह पंक्तियां ऊपर नीचे ऐसे रख देंगे तो पंक्तियां किस क्रम में हो जाएंगी? देखिए, बीच में और भी पंक्तियां हैं। हो गया, देख लीजिए, सेल किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और वो पंक्तियां किस क्रम में है? तो श्रेणी और समांतर दोनों है इसमें, इसीलिए इस संयोजन को क्या कहा गया? ठीक है, अब देखिए, सभी पंक्तियों का जो पॉजिटिव पॉइंट है उन सबको क्या करेंगे? परिपथ के एक बिंदु पर जोड़ देंगे। ठीक है, और सभी पंक्तियों का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको परिपथ के दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को बाह्य प्रतिरोध से
यहां बाह्य प्रतिरोध का तात्पर्य किससे है? किसी विद्युत उपकरण से। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कोई उपकरण लगा हुआ है। समझ में आ गया ना? ठीक, अब देखिए, अब यहां से धारा ऐसे आएगा, आएगा ना, पॉजिटिव से निगेटिव। ऐसे ऐसे धारा चलेगा इसमें। ठीक है, हर सेल का विद्युत वाहक बल हमने कितना माना? आंतरिक प्रतिरोध ठीक है। अब देखिए, एक पंक्ति में ध्यान देना, एक जो पंक्ति है उसमें कुल कितने सेल श्रेणी क्रम में है? n। कुल कितने सेल? n। एक पंक्ति में n सेल श्रेणी क्रम में है और पंक्तियां कुल कितनी है? मान लेते हैं m। ठीक है, m पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में n सेल श्रेणी क्रम में है और m पंक्तियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ क्या चीज? एक m है और एक n है, कैसे अलग करना पड़ेगा ना भाई, पंक्तियों की संख्या और सेलों की संख्या अलग रखनी पड़ेगी ना। अगर दोनों को एक कर दोगे तो फिर कैसे क्लियर करोगे सेल इतने हैं पंक्ति इतने हैं? तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। समझ में आ गई बात? एक क्लासे में मंगरी नाम के 2 लड़की बाटी। सुनो, एक क्लास में मंगरी नाम के 2 लड़की आती, तो सर जी लोग क्या करते हैं? देखते हो रजिस्टर में लिखते हैं ना, मंगरी फर्स्ट मंगरी सेकेंड, बोलते ही नहीं बोलते हैं? अगर दोनों के टाइटल सेम हैं तो अटेंडेंस लेते समय बोलते हैं ना, मंगरी फर्स्ट मंगरी सेकेंड। क्यों? इसीलिए ताकि पता रहे, मंगरी फर्स्ट कहेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं और मंगरी सेकेंड कह रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकेंड ना बोला, खाली मंगरी बोला तो कोनो खड़ा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इसलिए हमने एक पंक्ति में सेलों की संख्या n मान लिया और पंक्तियों की संख्या m मान लिया। ठीक है, चलो आगे देखो। तो पहले हम सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन यहां पर लिख दें, क्या होता है। देखिए, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी पंक्तियों को क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कुछ सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उनकी पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है मिश्रित क्रम संयोजन क्या है, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है,
तो लिख दीजिए, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उनके पंक्तियों को, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या यूं मान लें कि एक पंक्ति में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है। तथा समांतर क्रम में जुड़े पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। कितनी है, क्या लिखेंगे, माना एक पंक्ति में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। ठीक है। एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n। ये जो पंक्ति है ना, इसमें n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक, और हर सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। ठीक है। m पंक्तियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है। पंक्तियों की संख्या कितनी है, m, और सभी पंक्तियां एक दूसरे से किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है। यह पूरा संयोजन बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। ठीक है। यह पूरा संयोजन बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। क्लियर। देख लेना, एक पंक्ति में n सेल श्रेणी क्रम में है, हर सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। पंक्तियों की कुल संख्या m है। ठीक है। ये सभी पंक्तियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी हैं तथा इस पूरा संयोजन यानी मिश्रित क्रम संयोजन बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। क्लियर। चलिए, तो इतना लिख लेंगे इसके विषय में। अब देखिए, पहले काम करेंगे, विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, और वो विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ का निकालना है। धारा निकालने के लिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और परिपथ का कुल प्रति, ये दो चीज चाहिए ना, ये दोनों हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी धारा निकाल पाएंगे कि कितनी धारा इसमें आएगी। तो पहला काम हम विद्युत वाहक बल पे करेंगे। कैसे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल निकाल लो। एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल निकालो। एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा जी? एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल N E। क्यों N E होगा?
हाँ, क्योंकि पंक्तियों में जो सेल हैं वो श्रेणी क्रम में है और एक सेल का ई है तो एन सेल है, तो एन, तो एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल, क्लियर हो गया? ठीक है, एक पंक्ति का ध्यान रखना। अब जब एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल एन ई है और सभी पंक्तियां समांतर में हैं, तो सब पूरे का विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? एन ही रहेगा। जैसे सेल को जब समांतर क्रम में जोड़े थे तो एक सेल का विद्युत वाहक बल जितना था वही परिपथ का विद्युत वाहक बल था ना। उसी तरह से अब ये एक पंक्ति में जितने सेल थे इस सबको मिलाकर एक सेल बना दिया गया और उस सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक, उसी तरह हर पंक्ति के सभी सेलों को मिलाकर एक एक सेल बनाओगे, ठीक है, और सबका विद्युत वाहक बल एन ई रहेगा। तो समांतर क्रम में एक सेल का या एक कोई वोल्टेज है वो अगर समान है तो सबका वोल्टेज वही रहता है। समांतर क्रम में वोल्टेज चेंज होता है नहीं। तो देखिए, तो परिपथ का कुल क्या विद्युत वाहक, देखिए ये एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। हमने लिखा सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो एक पंक्ति का, समझना, इस पूरे पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध एनआर, इस पूरे का आंतरिक प्रतिरोध एनआर, इसका भी एनआर, इसका भी एनआर, सभी का एनआर एनआर है, ठीक है। इसको मान लो R1, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको ऐसे मानोगे ना, बोलो। और ये सभी किस क्रम में है? तो समांतर क्रम के सूत्र से क्या करोगे? जोड़ोगे। तो देखिए 1/R डैश बराबर 1/1 ये लिखोगे ना भाई। R1 R2 R3 होता है और R1 R2 R3 सब क्या है? NR है। कितनी पंक्तियां हैं टोटल? M, तो M हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/R डैश बराबर, समझना, नीचे हर बराबर है, एक 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 M बार जोड़ोगे क्या आएगा? क्लियर? अब देखना R डैश बराबर क्या आएगा? ये उलट जाएगा, तो NR/M हो गया। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध इतना आएगा। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल आंतरिक क्या प्रतिरोध। अब परिपथ की बात करेंगे तो देखो ये तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ में ये भी है, ये भी जुड़ जाएगा। अब देखो R डैश का मान NR/+R, ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध, आंतरिक नहीं, आंतरिक लिख दिए का। देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल निकल गया, कुल प्रतिरोध निकल गया, यही था इसमें मेन, ठीक। अब धारा निकल जाएगा, I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल, ठीक है। तो इसको नोट करिए। चलो वो देखो इधर, अब बात ना करिए आप लोग। चलो देखो इधर, अब हम कैलकुलेशन करेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा I,
ठीक है। धारा का सूत्र क्या है जी? परिपथ का कुल विद्युत, तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल देखो तो लिख दो N बटा परिपथ का कुल, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ये है N R बटे प्लस कैपिटल, सही है ना। अब देखो एम का, इधर देख लो, एम का आर में गुणा हो जाएगा और एम ऊपर चला जाएगा, तो आई का मान क्या हो जाएगा? एम एन ई बटा एन आर प्लस आर, ठीक है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान इतना होगा। अगर सेल मिश्रित क्रम में है, ठीक है, तो सभी सेल मिलकर परिपथ में इतना धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक। अब देखिए इस धारा का मान यदि अधिक करना है, आप चाहते हैं कि सभी सेल मिल करके परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो इसका जो हर है ये वाला, ये कम होना चाहिए। किसी भी भिन्न का अगर हर छोटा होता है तो उस भिन्न का मान बड़ा आता है, मालूम है कि नहीं है? अगर किसी भिन्न का हर छोटा हो तो उस भिन्न का मान बड़ा आता है, लेकिन अगर भिन्न हर जो है बड़ा हो जाए तो भिन्न का मान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें, मान लो हमारे पास 8/8 है, तो क्या आएगा? 8/4 है, 8/2 है, समझ में आई बात? तो देखो नीचे हर जैसे जैसे छोटा हुआ है भिन्न का मान बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि आई ज्यादा चाहिए, आई का मान ज्यादा हो, तो नीचे जो हर है ना, इसका मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब वो मान कम कैसे आएगा देखिए, देखिए ये तो क्लियर हो गया ना कि धारा को अधिक करने के लिए हर एन आर प्लस एम आर का मान कम होना चाहिए। धारा आई को अधिक करने के लिए हर एन आर प्लस एम आर का मान कम होना, चलिए देखिए इधर देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसे ऐसे लिखा गया है? देखिए दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ वैल्यू क्या है? बराबर है। कैसे? देखो ये आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़े हो ना? तो इसको मान लो a और इसको मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस माइनस 2a, हाई प्लस रहेगा, ध्यान देना हाई प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो इसको। तो a स्क्वायर की जगह करड़ी में एन आर का स्क्वायर लिखोगे, देखो करड़ी में एन आर का, ठीक, प्लस b की जगह ये है तो ये लिखोगे करड़ी में एम आर का, लिखोगे ना, -2ab, a क्या है? करड़ी में n और करड़ी में ऐसे लिखोगे प्लस 2nr करड़ी में m, सही है ना, हाई वाला प्लस। इसका तो यहां से यहां तक सूत्र हो गया ना, सूत्र के आधार पर इसको लिखा गया है। ये माइनस और ये कट जाएगा, सही है।
इसका स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाएगी, तो क्या आएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो भी करड़ी हट जाएगा। तो देखो जितना इधर है उतना इधर भी है। समझ में आया? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये नियम है मैथ का। अब देखो समझो इसको, तो एन आर प्लस एम आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट। अगर हम इसको जीरो मान लें, जीरो, तो एन आर प्लस एम आर का मान क्या आ जाएगा, कम। भाई देखो ये जो है इतने के बराबर है ना, हाँ, तो अगर उनमें से एक पद जीरो हो जाए, एक पद जीरो हो जाए तो इसका मान क्या आएगा, कम आएगा ना। जैसे मान लो 6 है और 6 को हमने लिखा 4/2, अगर इसमें से एक जीरो हम कर दें तो 6 क्या हो जाएगा, इधर वाला मान क्या आएगा, 6 से कम आ जाएगा ना। समझ में आ गई बात? तो उसी तरह से जब ये इसके बराबर है, इसको जीरो मान लें तो इसका जो मान आएगा वो कम आएगा, और वही हमें कम करना भी था, कम करना है ना। अब देखिए, यदि समझो, यदि करड़ी में एन आर माइनस करड़ी में एम आर बराबर क्या हो जाए, जीरो। अगर आई जीरो हो जाएगा तो इसका मान, और जब इसका मान कम हो जाएगा तो आई का मान, समझ में आ गया ना। अब देखो जब ये जीरो मान लिया तो इसको उधर भेज दो, तो क्या आएगा, एन आर बराबर ऐसे आएगा, दोनों तरफ करड़ी हटा दो तो क्या हो जाएगा, एन आर बराबर, समझ में आ गई बात, तो स्मॉल आर बराबर, समझ में आ गया। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना हो जाए, समझे, तो मिश्रित क्रम में जुड़े सभी सेल धारा का मान अधिक प्रवाहित करेंगे। अगर मिश्रित क्रम में जितने भी सेल जुड़े हैं उन सबका आंतरिक प्रतिरोध इतना हो जाए, ठीक है, तो सभी सेल जो हैं मिल करके परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित करेंगे। कब? जब उनका आंतरिक प्रतिरोध इतना होगा तब। देखो जब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इतना होगा, ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, कम। इसका मान क्या आएगा, और जब इसका मान कम आएगा तो धारा अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो मिश्रित क्रम में जुड़े सेलों से अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना होना चाहिए, ठीक है। मान लो प्रश्न आ जाए कि मिश्रित क्रम में जुड़े सेलों से परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित करने के लिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एम आर बटे एन, और लिख देना जहां एम पंक्तियों की संख्या और एन एक पंक्ति में जुड़े सेलों की संख्या तथा आर बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया ये।